वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा शरकपुर। वज़ीर आज़म आज 3 अहम तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। काला शाह काकू से लाहौर कराची मोटरवे को मुंसलिक करने वाले लाहौर बाईपास का संग बुनियाद रखेंगे। लाहौर कराची मोटरवे सगिया रोड और मेन रावी पुल तक के तौसीही मंसूबे का भी आगाज करेंगे। अब्दुल हकीम मोटरवे पर ईसान शरकपुर इंटरचेंज का संग बुनियाद रखेंगे। माशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। खुसूसी सहूलत काउंसिल के तहत मंसूबों के जरिए सरमायाकारों तक रसाई की हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। ज़राअत, मादनियात, कानकनी, IT, लाइफ स्टॉक और तवानाई के शोबों में दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी के हसूल के लिए मंसूबों की मंजूरी। सरमायाकारों को भरपूर सहूलतें फराहम करने की हिदायत। खुशी है कि अक़वामी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स के दस्तखतों के बाद बिल को हतमी शक्ल दे दी गई। बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद को बेहतर बनाना और पाकिस्तान में आज़ाद, जिम्मेदार और अखलाकी मीडिया माहौल को फ़ाल करना है। बिल में चेयरमैन पैमरा के गैर मुतज़क इख्तियारात, अथॉरिटी और शिकायत काउंसिल में PFUJ और PBA की नुमाइंदगी का फुकदान, सहाफ़ियों की तनख्वाहों की अदायगी में ताख़ीर और मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन की तारीफ शामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट। पैमरा तरमीमी बिल तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक राय से मंजूर किया गया। बिल का बुनियादी मकसद सहाफ़ियों की फलाह बहबूद को बेहतर बनाना, आज़ाद, जिम्मेदार और अखलाकी मीडिया माहौल को फ़ाल करना है। बिल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुलाजमीन की बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी का पाबंद बनाया गया है। पैमरा तरमीमी बिल से फेक न्यूज़ और डिसइन्फॉर्मेशन का भी खात्मा होगा। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। तोशाखाना की चोरी से राह फरार इख्तियार करने के लिए बहाने तराशे जा रहे हैं। केस 11 माह से चल रहा है। चेयरमैन PTI ने दिफा में कोई दस्तावेज जमा नहीं कराई। PTI के वकील जजों पर दबाव डाल रहे हैं। ये चाहते हैं कि अदालत को बनीगाला के अंदर मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क को माशी महाज पर चैलेंजेस दरपेश है। मसाइल के हल के लिए आम आदमी को इक्तसादी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा रहा है। हमारी जदोजहद का महवर अवामी खुशहाली है। रियासती वसाइल अवाम की बेहतरी पर खर्च करने हैं। अवाम ने इलेक्शन में मैंडेट दिया तो मुल्क भर में इनकलाबी मंसूबे शुरू करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। मोदी राज में अपने हकूक हासिल करने के लिए निचली जात के हिंदू बरहना एहतजाज करने पर मजबूर। रियासत छत्तीसगढ़ के जिला रायपुर में निचली जात के हिंदुओं का अपने हकूक के लिए असम्बली की तरफ बरहना मार्च के शुरा की मोदी सरकार की दोगली पॉलिसीज के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बरहना मार्च की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आलमी मीडिया की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद। मार्च के शुरा का जाली सर्टिफिकेट्स की बिना पर भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त करने का मुतालबा। गैर मुल्की सरमायाकार IT के शोबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। IT का शोबा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और IT कंपनियों के लिए दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए बड़ी गुंजाइश मौजूद है। IT के शोबे से मुंसलिक शख्सियात का इजहार ख्याल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर बयानिए पर रद्द अमल, अवाम का रद्द अमल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साइफर के पीछे छुपकर झूठ पर मबनी सियासत कर रहे थे। फौज को बदनाम करने की बजाय साइफर में कुछ था तो इसे सामने लाना चाहिए था। अवाम का रद्द अमल। निजी फलाही फाउंडेशन के सरबराह और बच्चों का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। जिना हाउस की हालत देखकर बच्चों की जानिब से गहरे रंज और सदमे का इजहार किया गया। पाक फौज के गाजी और शोहदा कौम का फख्र हैं। 9 मई की तबाहकारियों और जिना हाउस पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों को कानून के तहत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वफ्द के शुरका का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ी मुनीर अकरम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और बारबरा वुडरोर से मुलाकात। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फ़ाल की खिलाफ मुज़म्मती करारदाद की मंजूरी के हवाले से आगाह किया और करारदाद की कॉपी पेश की। स्वीडन में कुरान पाक की एक मरतबा फिर बेहुरमती। आलम इस्लाम सरापा एहतजाज।
OIC ने गुस्ताखाना इक़दाम को इश्तियाल अंगेज हमला करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इराक और तुर्की समेत दीगर ममालिक का वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामोफोबिया की कार्रवाइयों की मज़म्मत। मगरबी किनारे में इसराइली जाहिरियत का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस ने मजीद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। काबिज़ फोर्सेस ने रमला के नवाही इलाके उम्मे सफ़ा में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों पर बराह रास्त गोलियां बरसाईं। दुनिया भर में डेंगू केसेस में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। डेंगू के 55 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने का इम्कान। माहौलियाती तब्दीलियों, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस डेंगू वबा की तरह फैल सकता है। WHO हुक्काम का इंतबाह जारी। महकमा मौसमियात की आज से 26 जुलाई के दौरान बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरावाला और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। श्रीलंका में एशियन क्रिकेट काउंसिल इमर्जिंग कप फाइनल कल पाकिस्तान शाहीन्स और भारत ए के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका ए, भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। जापान और ज़िम्बाब्वे की टीमें हैमिल्टन में मद्दे मुकाबले। इंग्लैंड और हेटी ब्रिस्बेन में। डेनमार्क और चीन की टीमें पर्थ में आमने सामने होंगी। इवेंट PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिज़ा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको आगाह करेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज शरकपुर का दौरा कर रहे हैं, जहां वो अहम तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें 19 किलोमीटर तवील काला शाह काकू से लाहौर कराची मोटरवे को मुंसलिक करने वाला लाहौर बाईपास का संग बुनियाद शामिल है। इस मंसूबे से 27,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर कराची मोटरवे सगियां रोड और मेन रावी पुल तक के तौसीही मंसूबे का भी आगाज करेंगे। इस मंसूबे से लाहौर की ट्रैफिक के लिए आसानी, ईंधन की बचत और रोजगार के मौके पैदा हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल हकीम मोटरवे पर शरकपुर इंटरचेंज का संग बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज लाहौर में मुल्क और कौम का नाम रोशन करने वाले दानिश स्कूल से फारिग तहसील तलबा और तालिबात के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तहसील शरकपुर में मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रख रहे हैं। इन मंसूबों पर NA 120 खुसूसन तहसील शरकपुर के अवाम खुश हैं। इस हवाले से देखते हैं शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी की रिपोर्ट। मोटरवे M3 पर ईसन के मकाम पर इंटरचेंज, मोलनवाल के मकाम पर पुल की तामीर, क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस और कैडेट कॉलेज का क़याम, ये वो गेम चेंजर मंसूबे हैं जो अहले शरकपुर की तकदीर बदलेंगे। इन मंसूबों के मुतल्लिक़ शरकपुर की आवाम क्या राय रखती है, उनके जज्बात क्या हैं, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो गेम चेंजर है, जिसको मैं समझता हूँ कि उस इलाके का नक्शा बदल देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो लाहौर का बर्डन है ट्रैफिक का, वो डाइवर्ट हो जाएगा। जिसने कराची मोटरवे पे आना होगा मुलनवाल से, या जिसने इस्लामाबाद मोटरवे पे आना होगा इस्लामाबाद जाने के लिए, शेखपुरा जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए, उसको एक नया रूट मिल रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शरकपुर की आवाम को बहुत बड़ी सहूलत मिलने जा रही है। आज शेखपुरा के लिए ये तारीख़ी दिन है, क्योंकि जो इमरान खान 4 साल में नहीं कर सका, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और राना तनवीर साहब ने 1 साल में ये प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शेखपुरा को दिए हैं। जैसे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, इस प्रोजेक्ट आने से ज़िला शेखपुरा और NA 120 की तकदीर बदल जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, राना तनवीर हुसैन साहब और आजिब तगारन भंगू साहब ने और उनकी पूरी टीम ने जो दिन रात एक करके ये मंसूबे के लिए तगोदैत की है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਪੋ ਸ਼ਰੀਫ नहीं समझते, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, बड़ी अच्छी गल है, आवाम को सहूलत मिलेगी। हमारी सोच, हमारी ख्वाहिश तो थी, लेकिन ये राना तनवीर साहब अगर हमारे MNA ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था। 50 किलोमीटर का सफ़र करके जाते हैं, वो 10 किलोमीटर में हो जाएगा।
معاشی بحالی پلان کے اجرا اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی سہولت کونسل قیام کے تسلسل میں ایپیکس کمیٹی کا دوسرا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء اور متعلقہ حکام شریک ہوئے۔ ایپیکس کمیٹی نے خصوصی سہولت کونسل کی کارکردگی اور سیمینارز کے انعقاد اور منصوبوں کے افتتاح کے ذریعے سرمایہ کاروں تک رسائی کی حکمت عملی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شرکاء نے SIFC کے تحت سرمایہ کاری کے لیے تیار کردہ مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ایپیکس کمیٹی نے زراعت، معدنیات، کانکنی، IT، لائف سٹاک اور توانائی کے شعبوں میں دوست ملکوں کی جانب سے سرمایہ کاری کے حصول کے لیے منصوبوں کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ ان منصوبوں پر عمل درآمد اور انہیں عملی شکل دینے کے لیے دلچسپی دکھانے والے سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولیات فراہم کی جائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ خوشی ہے کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے پیمرا ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا ہے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے دستخطوں کے بعد بل کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بل کا بنیادی مقصد صحافیوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانا اور پاکستان میں آزاد، ذمہ دار اور اخلاقی میڈیا ماحول کو فعال کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بل میں چیئرمین پیمرا کے غیر مرتکز اختیارات اتھارٹی اور شکایات کونسل میں PFUJ اور PBA کی نمائندگی کا فقدان، صحافیوں کی تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر اور مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی تعریف شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا طاہرہ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کی چوری سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے تراشے جا رہے ہیں۔ کیس 11 ماہ سے چل رہا ہے۔ چیئرمین PTI نے دفاع میں کوئی دستاویز جمع نہیں کرائی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عطا طاہرہ نے کہا کہ PTI کے وکلاء ججوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کو بنی گالہ کے اندر منتقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری عہدیداروں کا تحائف کو ڈکلیئر نہ کرنا جرم ہے۔ چیئرمین PTI نے چوری کے ساتھ ملک کے خلاف سازش کی ہے۔ جب جج انصاف کرنے لگے، جواب طلب کرنے لگے تو سوشل میڈیا کیمپین چلائی جاتی ہے، عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور بھائی 11 ماہ سے کیس چل رہا ہے، عدم اعتماد آپ کو اب یاد آیا؟ عدم اعتماد اور سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی جج جب فیصلہ دینے لگے تو اسے کہتے ہیں ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے۔ توشہ خانہ کا جو ہائی کورٹ کا کیس تھا، جب اس پہ فیصلہ قریب آ گیا، جب فیصلہ محفوظ ہو گیا تو کہا گیا کہ جی ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے۔ بھائی عدم اعتماد کرنا ہے پہلے کرو، یہ بعد میں عدم اعتماد کرنے کا کیا منطق ہے؟ یہ تاخیری حربے ہیں، انصاف ہو کے رہے گا انشاءاللہ، اور ان کو بالکل یہاں سے راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ اور چیئرمین PTI کے خلاف ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کی سماعت 24 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیئرمین PTI کے وکیل بیرسٹر گوہر اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ ٹرائل چل رہا ہو تو ملزم کو موجود ہونا چاہیے۔ کیس کی سماعت جج ہمایوں دلاور نے کی۔ پیمرا ترمیمی بل تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز کے مطابق بل کا بنیادی مقصد صحافیوں کی فلاح و بہبود، آزاد، ذمہ دار اور اخلاقی میڈیا ماحول کو فعال کرنا ہے۔ اس بل میں الیکٹرانک میڈیا کو ملازمین کی بروقت تنخواہوں کی ادائیگی کا پابند بنایا گیا ہے۔ پیمرا ترمیمی بل سے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اور ناظرین، سندھ میں سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لیے 20 لاکھ مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ سیلاب نے گزشتہ سال سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ سب سے زیادہ کاشتکار طبقہ متاثر ہوا اور دیہی علاقوں میں آباد کسانوں کے گھر سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ سیلاب نے کھیتوں سے ہریالی اور کسانوں کے چہروں سے خوشحالی نوچ لی، جس کے نتیجے میں زرعی معیشت پر انحصار کرنے والا ایک بہت بڑا طبقہ قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوا۔ صوبہ سندھ میں حکمران جماعت پیپلز پارٹی کے چیئرمین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بے گھر افراد کو ریلیف دینے کے لیے 50,000 گھروں کی فراہمی کا تاریخ ساز منصوبہ متعارف کرایا۔ پہلے مرحلے میں بلاول بھٹو زرداری نے لاڑکانہ میں سیلاب سے متاثرہ 5,000 کسانوں کو مالکانہ حقوق دیے۔ ہمارا صوبہ سے ایک انقلاب شروع ہو رہا ہے، جو ریزیلینٹ ہاؤسنگ کا منصوبہ ہے۔ یہ اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ اگر سیلاب آئی بھی سے تو اس کو نقصان نہ ہو۔ جو ہم آپ کو مالکانہ حقوق دے رہے ہیں
ये आपका हक है। और वो असासा को भी हमने घर के औरतों का नाम किया है। जब आप औरतों को मुआशी तौर को मजबूत करवाते हो तो पूरे खानदान को मजबूत करवाते हो। सिंध हुकूमत के इस इक़दाम से पसमानदा इलाकों के मकीनों को तरक्की के धारे में शामिल करने में मदद मिलेगी। उधर लाहौर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वासा और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से निकासी आब का काम जारी है। शहर में बारिश के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुअज़्ज़मुद्दीन से। जी मुअज़्ज़म। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक के ऊपर मौजूद हूँ। आज सुबह से ही लाहौर शहर के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वक्फे के साथ जारी है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर पानी खड़ा हो गया था। खास तौर पर नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके थे। वासा ज़िला इंतज़ामिया PTMA का जो अमला है वो हाई अलर्ट था। मेरे पीछे अगर देख सकें तो लक्ष्मी चौक के ऊपर वासा का अमला जो है इस वक्त भी निकासियाब के अमल में मसरूफ़ है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासियाब को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने भी हिदायत जारी की हैं कि फ़ौरी तौर पर पानी की निकासियाब को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़े। अगर बारिश के बारे में बता दूँ, सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलशन रावी में 178, लक्ष्मी चौक पर 162, निश्तर टाउन पर 160, ताजपुरा 156, पानी वाला तालाब पर 150, जोहर टाउन 156, अपर माल पर 105, इकबाल टाउन 134 और एयरपोर्ट पर 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर शहर में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में अगले एक हफ्ते तक बारिश जो है वो जारी रह सकती है। मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर बारिश जो है कहीं तेज़ हुई है, कहीं पे हल्की बारिश हुई है। इस वक्त बारिश का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। रेस्क्यू वालों से हमारी बात हुई, वासा से हमारी बात हुई, कहना था कि बारिश में जैसे कुछ कमी वाक़या होगी तो निकासी के अमल को तेज़ी से पूरा किया जाएगा। उनका ये कहना है कि मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब ने भी हिदायत जारी की है कि हैवी मशीनरी की मदद से सड़कों को क्लियर कराया जाए। वार्डन सड़कों को मौजूद है, ट्रैफिक को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वासा का अमला यहाँ पर मौजूद है और यही कोशिश की जा रही है कि पानी की निकासी को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि सड़कें क्लियर की जा सकें। जी बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म। नाज़रीन, दरियाई चनाब में तरीमो बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब हैं। आज शाम 1,40,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला तरीमो के मकाम से गुजरेगा। जंग से मजीद आपको बताएंगे सैयद अदनान नूर। जी सैयद अदनान। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज शाम तरीमो के मकाम से एक सैलाबी रेला जो 1,40,000 क्यूसेक तक का है ये गुजरेगा। और ज़िले हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं ये जानने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस सैलाब के पेश नज़र क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, हमने अपना लो फ्लड पे क्या रिएक्ट करना है, हाई फ्लड पे, वेरी हाई फ्लड पे हम मराला में गेज करके अपने प्लानिंग किए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हर मौजे में तकरीबन 40 मौजे हमारे जो हैं अभी उसमें पानी आ चुका है और हर मौजे के अंदर जो है आप देख सकें कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट जो हेल्थ डिस्पेंसरीज, लाइफ स्टॉक की डिस्पेंसरीज जो है ख़ास तौर पे वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को ख़ास मूवमेंट के लिए ट्रैक्टर ट्राली या पानी कम है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमने बोट्स की अरेंजमेंट्स की हैं। उसके अलावा जो है नंबरदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, वॉलंटियर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी ऑन बोर्ड है, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स भी, पटवारीज भी। तो ओवरऑल जो है हमने कोशिश की है कि सब के सब जो डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया हुआ है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर झंग ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तमाम महकमे जिसमें लाइफ स्टॉक है, ज़राअत है, ये सब महकमे एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर ये जो सैलाबी रेला है आज शाम तक तरीमो के मकाम से क्रॉस हो जाएगा। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर बयानिए पर आवाम अपने रद्द अमल में कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ साइफर के पीछे छुपकर सबसे पहले तो आपको हम सबको और मालूम है कि मुहर्रम का महीना शुरू है। हमने पहले भी इस पे बातचीत की थी। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला जो है मुहर्रम हराम का महीना एक पुरअमन तरीके से गुजारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मेरी तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा से ये रिक्वेस्ट होगी कि मुहर्रम के दिनों में जो है एक अमन का पैगाम देना चाहिए, एक भाईचारे का पैगाम देना चाहिए और एक अच्छे तरीके से, पुरअमन तरीके से हमें मुहर्रम का महीना गुजारना चाहिए। मैं मुहर्रम के हवाले से मैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को खराज तहसीन पेश करूँगा। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ख़ासकर बाकी सूबों में भी है, लेकिन ख़ासकर जब आप देख रहे हैं, आपके ख़बरों से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में और ख़ासकर पेशावर में अगर आप देखें कि पिछले 2 दिन से लगातार अगर आप उसमें देखें, कंपाउंड में देखें, पॉलिटिकल एजेंट के जो है
جمرود میں تھا غالباً، باڑہ میں جو ہے اس میں کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی، خودکش حملہ آوروں نے، پولیس کے نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس حملے کو روکا۔ اس کے بعد پشاور میں بھی پولیس اسٹیشنز پہ حملے ہوئے۔ اس طرح ڈیر اسماعیل خان، ٹانک اور باقی علاقوں میں جس طریقے سے پولیس کے نوجوانوں نے شہادتیں دی، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے نوجوانوں نے شہادت دی، امن قائم کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر آج بھی اس چیز کے درپے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے پاکستان کے امن و امان کو خراب کیا جائے، لیکن ہمارے محافظ، ہماری پولیس ہمیشہ اپنی جان پر کھیل کر ہمارے لیے جو قربانی دیتی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ کل سندھ حکومت نے ایک کامیاب ایونٹ کیا، جو آپ نے دیکھا کہ سیلاب کے بعد سندھ حکومت نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے بے گھر جو ہوئے ہیں سیلاب میں، جن کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کو جو ہے ہم گھر مہیا کریں گے۔ کل سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس فنکشن میں مدعو کیا اور 5000 خواتین کو جو ہے وہ گھر کے مالکانہ حقوق دیے۔ 50,000 گھروں کے جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ گھروں کا وعدہ ہے سندھ حکومت نے کہ خواتین کو، اس گھر کی سربراہ کو، خاتون کو جو ہے مالکانہ حقوق ملیں گے۔ ماضی میں بھی حکومتوں نے وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا پورے پاکستان میں، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ آج آپ نے دیکھا کل سندھ حکومت نے جس طریقے سے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ فلڈ تو بلوچستان میں بھی آیا تھا، فلڈ تو خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا، فلڈ تو جو ہے جنوبی پنجاب اور جنوبی خیبر پختونخوا جو میں نے ذکر کیا اس میں بھی آیا تھا، لیکن وہاں کی حکومتوں نے اس طریقے سے اپنی پذیرائی نہیں کی، اپنا کیس نہیں لڑا جس طرح سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، سندھ کی حکومت نے یہاں آ کر مرکز میں اپنے حقوق کی جنگ لڑی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو بلوچستان میں، جو خیبر پختونخوا میں، جو پنجاب میں اس فلڈ سے متاثر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آنے والی ہے۔ اور جس طریقے سے سندھ حکومت نے اپنے فلڈ افیکٹس کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کو مالکانہ حقوق دیے، ان کو گھر بنا کر گھر دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے وہاں کے باقی صوبوں کی جب نمائندگی آئے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ان بے گھر خواتین کو جن کا سیلاب میں نقصان ہوا ہے، ان کو بھی جو ہے ہم جو ہے سندھ کے ماڈل پہ جو ہے ہم گھر مہیا کریں گے۔ الیکشنز پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دو ٹوک موقف ہے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ کہ اسمبلی کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، 60 دن کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن کو اور اگلی نگراں حکومت کو الیکشن کرانا چاہیے۔ اس پورے پولیٹیکل سینیارو کا جو انسٹیبلٹی کہیں یا لوگ تذبذب کا شکار ہیں، جدھر بھی جائیں ذکر ہوتا ہے کہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، کون نگراں میں ہوگا۔ اس چیز کا واحد حل یہی ہے کہ اس ملک میں الیکشنز ہوں، ایک نئی حکومت آئے، پارلیمنٹ آئے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے۔ یہ ہمارے کچھ اتحادی جماعتوں کی شاید خواہش ہو، اور میں بھی ہے بھی صحیح، کہ 90 دن میں الیکشن کمپین کے لیے چاہیے۔ تو اگر اتحادی جماعتوں نے سامنے رکھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بات کرے گی، لیکن 60 دن اور 90 دن میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 60 دن کی کمپین بھی کافی الیکشن کے لیے، اگر ان اتحادی جماعتوں کو 90 دن کے لیے کمپین چاہیے تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے ابھی پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ٹائم پورا ہو اور ٹائم کے اندر جو ہے 60 دن کے اندر الیکشنز ہو۔ نارملی 45 دن میں الیکشنز ہو جاتے ہیں، اور اگر 90 دن کا ہو تو پھر 60 دن میں الیکشن ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا جو موقف ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ الیکشن جو اسمبلی ٹائم پوری کرے اور الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ اعتراضات ہماری اتحادی جماعتوں کو میں سے MQM کو نے اس دن پرائم منسٹر سے ملے، انہوں نے جو ہے وہ
نئی جو ہے وہ مردم شماری پہ اعتراضات اٹھائے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اٹھائے تھے. ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کے حوالے سے آلریڈی وزیر اعظم صاحب کو لیٹر لکھا ہے. پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے، بلوچستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں نے خود وزیر اعظم صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ اور احسن اقبال صاحب کو لکھا، ہمیں بھی اعتراضات ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز میں پڑھتے ہیں تو آپ الیکشن ملتوی کرنے کی طرف جاتے ہیں. اور اب بہتر یہ ہوگا کہ ہم پچھلی مردم شماری پہ الیکشنز کرائیں اور اگلی حکومت کو ایک ٹاسک دیں، ایک ٹائم پیریڈ بھی دیں کہ اگلی حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے مردم شماری اور جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں. پچھلے دنوں ایک بہت بڑا واویلا ہوا سائفر کے حوالے سے. اچانک جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری جو فارمر ہیں وزیر اعظم کے، وہ آئے اور انہوں نے جو سائفر کا ایک ڈھونگ رچایا تھا پچھلی پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہ جی یہ سائفر ہے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے جو لہراتے تھے دکھاتے بھی نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. وہ ایسے بند کر کہتے ہیں یہ سائفر ہے، امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے. ڈپٹی اسپیکر آتے ہیں سیلڈ سائفر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سائفر ہے، امریکہ اس میں مداخلت کر رہا ہے، بیرونی ممالک اس میں مداخلت کر رہی ہیں، لہٰذا میں عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. بھئی یہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے ہیں، اور یہ ایز اے ڈپٹی اسپیکر ایسے نہیں ہوتے کہ اسٹوڈنٹ آف دی ہاؤس. ٹھیک ہے آپ کے پارٹی کے ساتھ تعلق ہوگا، ہم بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، لیکن ایسے تو امریت کے دور میں بھی اسپیکروں نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا تھا. اگر چلو سائفر ہے، آپ نے کس کو پڑھ کے سنایا تھا؟ جب وہ یہاں پر آتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ امریکہ سے ہے، امریکہ میرا دشمن ہے. امریکہ کے پاس جاتے ہیں، ادھر کہتے ہیں پاکستان کی فوج نے مجھے نکالا، وہ میری دشمن ہے. ہر جگہ اپنے ایک کیسٹ لگاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اگر امریکہ نے آپ کو اس وقت نکالا تھا تو آپ نے اتنے ملاقاتیں امریکن وفود کے ساتھ کی ہیں، اپنے گھر میں بلا بلا کر تھکتے نہیں تھے کہ سیلفیاں کھینچ کے تھکتے نہیں تھے امریکن ایمبیسڈر کو، اور روزانہ ٹویٹر پہ دیکھتے تھے آج امریکن ایمبیسڈر نے ہمیں عزت بخشی، ہمارے ساتھ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ کھانا کھایا، یہ کیا. تو کیا کسی بھی میٹنگ میں آپ لوگوں نے کہا کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا، اور کسی پریس ریلیز میں اس کا ذکر ہوا کہ امریکنوں نے یا امریکن حکومت نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور ہم یہ احتجاج کرتے ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں کیا، کیونکہ سارا جھوٹ تھا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ سائفر گم گئے. ایک ایسے شخص کو آپ نے ملک حوالے کیا تھا جو ایک سائفر نہیں سنبھال کے سکتا، جس پہ اس کی ساری پالیٹکس کو جھوٹا بیانیہ اس نے بنایا تھا. آج وہ کہتے گم گئے. تو آپ کہتے ہیں اس ایسے شخص کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنایا تھا جو ایک کاغذ نہیں سنبھال سکتا، جس کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کو یہ کہتا تھا کہ مجھے ٹی وی سے یا اپنی بیگم صاحبہ سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کی صورتحال تھی اس ملک کی جس کے حوالے آپ نے کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات ہوئے سب کے سامنے ہیں، ریپیٹیشن اس پہ کیا ہم کریں گے؟ 9 مئی کے واقعات سب کے سامنے ہیں. اور ہم آج بھی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کی پابندی کے خلاف نہیں ہے. ہم ان شخصیات کے بالکل خلاف ہیں، چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہو، پارٹی کا عہدیدار ہو، پارٹی کا ورکر ہو، جس نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہوئے ہوں، ان کی ہم بالکل ان کو جو ہے ان کو کیف کردار تک پہنچانا چاہیے. پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میری گرفتاری کے بعد یہ 6-7 رکنی جو بھی تھی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی کہ میرے بعد جو یہ انسٹرکشنز دیں گے وہ میرے انسٹرکشنز ہوں گے، میں نے ان کو پاس آن کر دیے. انہوں نے کیا انسٹرکشنز دیے پی ٹی آئی کے چیئرمین کہنے پہ کہ آپ جا کر جی ایچ کیو پہ حملہ کریں، آپ جا کر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کریں، آپ جا کر ریڈیو پاکستان پر حملہ کریں، آپ جا کر جو ہے وہ اس میں چکدرہ میں جا کر آپ ایف سی کے قلعے پہ حملہ کریں، یا وہاں پر جا کر آگے چھاؤنی پہ آپ حملہ کریں، یا پاکستان کا جھنڈا خود اتار کے آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے رہے ہیں. یہ وہی پشاور کا یہ وہی اگر آپ پی ٹی وی حملہ کیس میں لوگوں کو سزائیں دے دیتے تو آج ریڈیو پاکستان پشاور کا یہ حال نہ ہوتا، آج جی ایچ کیو اور کور کمانڈر کا کہا ہوتا. ہم نے ہمیشہ اس ملک کو نظریہ ضرورت کے تحت چلایا ہے. جب اس ملک میں جس ملک میں بھی عدل اور انصاف کا نظام ختم ہو جاتا ہے تو اس میں 9 مئی کے واقعات پیش آتے ہیں. اگر پی ٹی وی حملہ کیس میں لوگوں کو سزائیں ہو جاتی تو آج یہ جو سارا 9 مئی کا جو واقعات ہوئے افسوسناک، یہ اس ملک میں جو ہے وہ پیش نہ آتے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، جس چیز کا جو سائفر کا ہے، انہوں نے خود ان کے پرنسپل سیکرٹری نے، جس کو یہ خود کہتے تھے پتہ نہیں اب بیان آ جائے گا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کہ میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ اعظم خان کون تھا، یہ تو مجھے فلاں نے کہا تھا. شاید کہہ دیں جی کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو لگا دو، یا کسی اور کے کھاتے. اب میرے خیال میں سوچ رہے ہیں کہ میں کس کے کھاتے میں ڈال دوں، کیونکہ ہمیشہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں کے کہنے پہ میں نے یہ کر دیا، فلاں کہنے میں نے یہ کر دیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سائفر کو اور ہمارے
दोस्त ममालिक से जिस तरीके से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की गई थी वो भी सबके सामने है। जब से इस पूरे अरसे में जब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री संभाली, उन्होंने भरपूर कोशिश की पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने के लिए। उन्होंने कश्मीर का केस प्रेजेंट किया, उन्होंने आफिया सदीकी का केस प्रेजेंट किया। जहाँ जहाँ हमारे मसाइल थे सबके जो है उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ा। आज हमारे ताल्लुकात दोबारा अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ बहाल होना शुरू हो चुके हैं। एक बेहतरी की तरफ आई। हमें एक बड़े सख्त इक्तिसादी हालात मिले थे। IMF के लिए जो हमने जाना था उसमें हमें बड़े मसाइल थे। हमारे सियासी मुखालफिन ने ये कोशिश की कि ये चीज़ ना हो। आपने उनकी ऑडियो लिस्ट भी देखी होंगी, उनकी कोशिशें भी देखी होंगी। उन्हें मिन्नतें समझने की तमाम दुनिया को कि यार इस हुकूमत के साथ आप कोई IMF डील ना करें, खुदा न खासे मुल्क जो है वो दिवालिया हो जाए। वो सिर्फ अपनी ज़ात तक थे और उनको इस मुल्क के साथ कुछ नहीं था कि इस मुल्क के साथ वो क्या करें। लिहाजा जो है ये चीज़ें जो है वो सबके सामने रख जाते। मैं अपनी मिनिस्ट्री पे भी क्योंकि इस हुकूमत का और इस पार्लियामेंट का अभी जो है चंद दिनों बाद हुकूमतें जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व होगी, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। जो मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी उनके वज़रा आपके साथ एक ब्रीफिंग सेशन करेंगे, बताएंगे कि हमने इस पूरे टेन्योर में हमने क्या क्या इक़दाम किए। हमारी जो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो है वो डायनेमिक सर्वे पूरे पाकिस्तान में शुरू है। साथ साथ जो है इस वक्त जो है हमने हमारे 9 मिलियन 90 लाख बेनिफिशरीज़ हैं। 80 लाख को बेनज़ीर किफ़ालत की जो किस्त है उसमें जो है वो मिल चुकी है, जिसमें से तकरीबन 72 अरब रुपए जो हैं मिल चुके हैं। हुकूमत ने 81 अरब रुपए रिलीज़ किए हुए हैं। 72 अरब रुपए जो है वो हमारे आज तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे 8 मिलियन 80 लाख लोगों को बेनिफिशरीज़ को मिल चुके हैं। और ये जो है चल रही हैं, जो बेनिफिशरीज़ आ रहे हैं उनको अपनी किस्तें मिल रही हैं। साथ साथ तालीमी वज़ाइफ, जो बच्चों की तालीमी वज़ाइफ हैं बच्चों के लिए मैंने पहले भी कहा था 2500 और बच्चे के लिए हमने 2000 कर दी है। और इसके साथ हमने शर्त रखी है, ये नहीं है कि आपके बच्चे हैं और मेरे 10 बच्चे और मैं पैसे निकालूंगा। इसके लिए हमने शर्त रखी है कि हमारी जो टीम है वो स्कूल में जाकर चेक करेगी कि जिस बच्चे या बच्ची की 70% हाज़िरी होगी उनको ये किस्त मिलती है। ये ऐसे नहीं हो कि आप गो स्कूल का जो एक हम टीम में देखते हैं कि जी गो स्कूल है, कोई जाता नहीं है। जो बच्चा या बच्ची जिस भी फैमिली का स्कूल में नहीं जाएगा, अपनी 70% हाज़िरी नहीं करेगा, वो बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता। हमारी जो पिछले दिनों हमने अपनी लॉन्च की थी लोगों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स खोलने की 7 अज़ला में, जिसमें 4 बैंक थे पायलट प्रोजेक्ट, उस पर जो है वो अकाउंट्स खुलना शुरू हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो जिस बैंक में भी चाहें, जो स्टेट बैंक के रजिस्टर्ड बैंक्स हैं जिसमें भी चाहें जो है वो जो है अपने अकाउंट खोल सकते हैं। मैं आखिर में एक बहुत अहम इशू पर बात करना चाहता हूँ और वो है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रही कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन चला रहा है। जब हम गवर्नर साहब के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं बेबस हूँ। जब हम CM साहब तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्रोविंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो भी कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। चीफ सेक्रेटरी साहब अपना रोना रोते हैं। तो अब हम उसमें हैं, कसौटी में फंसे हुए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कौन चला रहा है। आप भी हमारी मदद करें इसमें, कसौटी को जो है वो उसमें कि ये हम जाते हैं, हर कोई जाता है, अपनी बेबसी का रोना रोता है। तो बेबसी के रोने रोते हैं और जो है फिर कहते हैं कि जी मैं बेबस हूँ। हमने कहा हमें बता तो दो फिर कौन जो है हुकूमत चला, ताकि हमें भी पता चले, हम उसके पास जाएँ कि हमारे सूबे में इस वक्त जो सूबा 9 साल में तबाही का शिकार हुआ है, और उसमें तबाही तो तबाही बहुत सी होंगी, लेकिन उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे पास एक लेटर मुझे भेजा है, उसकी कॉपी मुझे मिली है। 1 मार्च 2023 को हमारे जो खैबर बैंक ऑफ खैबर, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा इम्पोर्टेंट बैंक है, हमारे सूबे का बैंक है, तमाम सियासी जमातों का, तमाम शहरियों का बैंक है, सूबे के हर उस शख्स का बैंक है जो सूबे में रहता है। उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं
انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے جو کہ 1 مارچ 2023 کو انہوں نے لکھا ہے، یہ میرے پاس کی کاپی ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو بینک ہے جس کو بینک آف خیبر کہتے ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ ہے، اور آپ اس کے اندر ایز اے چیف ایگزیکٹو آف پروونس دخل اندازی کریں۔ اب میرے اندازے کے مطابق جو مجھے انفارمیشن ملی ہے، اور میں آپ کو کریکٹ انفارمیشن بھی کچھ 1-2-4 دن میں دے سکوں گا، اس وقت تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ بینک آف خیبر نے 6 ارب روپے کا لاس کیا، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے جو کہ انہوں نے اس پہ لکھا ہے جس میں ان لوگوں کے جو شیئرز ہیں جو ہمارے خیبر بینک کے جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اس میں ڈائریکٹرز جو ہے انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز ہیں ان کے 70% شیئرز ہیں، اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے چیف منسٹر کو کہ آپ کے صوبے کا بینک تباہ و بربادی کی طرف جا رہا ہے پچھلے فائنینشیل ایئر میں، اور اس میں آدھی سے زیادہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اس کے بعد جو ہے ہماری نگراں حکومت وہاں پر آئی، اور ان کو کہا ہے کہ جو وہاں پر اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، پچھلی حکومت نے شاید اپنے ہم خیالوں کو، رشتہ داروں کو یا ان کو کیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو ایم ڈی خیبر بینک پہ بہت زیادہ سوال نشان اٹھائے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہاں کی میڈیا نے اس بات کو کیوں نہیں اٹھایا۔ اگر یہ سندھ بینک ہوتا تو اس کے اوپر 50 پروگرام آج اسلام آباد کی ٹی وی چینلز کر چکے ہوتے، اس کے اوپر بڑی ڈاکومنٹری بھی چل گئی ہوتی، لیکن ایک صوبے کا بینک ہے، میرے صوبے کا بینک ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو میں اس کا اپنے صوبے کا مقدمہ، میں ہر صوبے کا مقدمہ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی لڑوں گا، کیونکہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ یہ تباہ ہو رہا ہے اور اس پہ آپ جو ہے، اور آپ دیکھیں کہ بینک پشاور میں ہے، ڈیفیکٹو آفس اسلام آباد میں بنایا گیا، کروڑوں روپے کی بلڈنگز لی گئی ہیں۔ اگر ایم ڈی سندھ بینک آج اسلام آباد میں آفس ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا۔ میں نے گورنر صاحب سے بھی 1-2 دفعہ اس کی کمپلینٹ کی، میں آج گورنر خیبر پختونخوا کو، چیف سیکرٹری اور ACS خیبر پختونخوا کو، چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو، اور پتہ نہیں میں نیب کو کہوں یا نیب کو تم اغوا برائے تاوان کا ادارہ پہلے بھی کہتے تھے، نیب کی مجرمانہ خاموشی خاص کر اس کیس کے اوپر بھی سوال نشان ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں اگر نیب کو کرپشن نظر نہیں آتی، یا ماضی کے 9 سالہ کرپشن اگر نیب کو خیبر پختونخوا پہ نہیں نظر آتی، تو میرا مطالبہ ہوگا اس حکومت سے کہ آپ نیب کا ادارہ بند کر دیں۔ اور آپ کے سامنے کیا نہیں، ایک اتنی بڑے صوبے کو تباہی کا نشانہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا، اور ہمارے نیب خیبر پختونخوا کو ان کو نظر نہیں آتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ واپس ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں، ان کو گھر میں ہی تنخواہ دیں تو بہتر ہوگا۔ حکومت کے ٹیکس پیئر کے پیسے کیوں آپ ضائع کریں دفاتر اور چیز کے اوپر۔ تو یہ میری گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم آپ کے سامنے آ جائیں۔ جو آپ نے کنسرن کا اظہار کیا الیکشن کے حوالے سے، یہ کنسرن تو سب اظہار کر رہے ہیں، آپ حکومت میں ہیں، جو ستباب بھی کیا آپ نے ان دو کے الیکشن وقت پر ہوں۔ دیکھیں اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے، وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا لی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے اوپر، جس میں نگراں وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ہے، باقی بھی ہیں۔ تو ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ہماری پارٹی کی پوائنٹ آف ویو ہے، باقی جماعتوں میں جو باقی اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ الیکشن جو ہے اسمبلی ٹائم پہ ختم ہو اور اکتوبر کے اندر الیکشنز ہوں، اور اس پورا جو پولیٹیکل ایک انسرٹنٹی ہے وہ اس کا حل واحد یہی ہے کہ ان ٹائم الیکشن ہوں۔ ٹونڈی صاحب، ایک تو آپ نے خود بات کی کہ ایم نے تحفظات کے اعلان کیے، جو مردم شماری ہے اس کو 2017 والی مردم شماری پہ اگر آپ دوبارہ الیکشن کرائیں گے تو مسائل ہوں گے، تو کیا ایم کو منا لیا جائے گا اس حوالے سے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے اور مختلف حلقوں میں نیچے میں گولیاں ہو رہی ہیں کہ الیکشن اگر 90-60 دن کے بعد آپ کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے، 90 دن کے بعد کرائیں گے تب بھی نہیں ہوں گے، کب ہوں گے؟ تو وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو ایک پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک ماڈل بن گیا ہے کہ جو 90 روز گزرنے کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکے، تو اب وفاق میں بھی یہی ہوگا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس کو تھوڑا سا پروگرام کیا جائے گا تاکہ جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ دیکھیں خیبر پختونخوا اور پنجاب کی جو اسمبلیاں گئی تھی وہ ایک فرمائشی پروگرام تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ میں نے باجوہ صاحب کے فرمائشی پروگرام کو ماضی کی طرح پورا کیا تھا، خود ہی کہا انہوں نے کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا یہ اسمبلی توڑ دو شاید جو ہے الیکشن ہو جائیں۔
दूसरी बात यह है, और उधर उनके गले भी पड़ा हुआ था, उनको उधर गले से भी पकड़ा हुआ था, उनकी बात भी मान रहा था। अब ये समझना थी किस तरीके से। MQM का जो आपने बात की है, MQM देखें, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब काम है कि देखें कि उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, उनको देखें। हम ये नहीं चाहते कि इलेक्शंस मुलतवी हों और आगे चले जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ जो है मरदमशुमारी का जो इशू है इसको हम बाद में देख लें, अगली हुकूमत उसको देख ले, लिहाजा जो है इसी पे होना चाहिए। और आपका कंसर्न अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लोग इस वक्त ज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि 60 दिन है, 90 दिन है, इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे। हम उस मॉडल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, आइन बनाने वाली जमात है, और हमने आज भी अपनी इत्तेहादी जमातों के सामने ये रखा है कि चाहे वो 60 दिन है, चाहे वो 90 दिन है, हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातों को कंपेयर के लिए कुछ टाइम चाहिए तो 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जाने चाहिए। इधर से अभी जो उमर याद ने सवाल किया है कि ताख़ीर का, एक दो जमातें में ये बात हो रही थी कि ताख़ीर से इलेक्शन, और दूसरा MQM, जैसे MQM ने कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर इस मरहले पर कोई पार्टी बाइकाट करती है तो आप क्या सोच कर कैसा फैसला करेंगे ताकि इलेक्शन वक्त पर हो जाए? देखें, अगर सियासी जमात कोई बाइकाट करती है, मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमर है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था कि मुझे सबसे बड़ा सियासी नुकसान 1985 के इलेक्शन के बाइकाट का हुआ था। देखें, आपको हमने जब 2018 में आए थे तो हमारी इत्तेहादी जमातें कह रही थी हमने हल्फ नहीं लेना, और हमने कहा नहीं, हमें हल्फ लेना चाहिए, हम एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर रह के, पार्लियामेंट के बाहर। मोहतरमा शहीद को 17 मेंबरान के साथ गालिबन जो है हुकूमत में वो भी बैठी रही। हमेशा देखें, आपने जदोजहद जारी रखनी है। हमारी इत्तेहादी जमातें क्या कहती थी उस वक्त, इस्तीफ़े दे दो, आप सिंध हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहते। हमने कहा इस्तीफ़े हल नहीं है, आखिरी हरबा इस्तीफ़े हैं। और आज देखें, आज अगर वो इत्तेहादी हुकूमत में है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को स्टांस था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ेंगे। अदम एतमाद की तहरीक आई, कामयाब हुई। आज ये हुकूमत में इस्तीफ़े अगर दिए होते तो आज PTI की तरह रो रहे होते कि जी हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए, हम क्यों वो गए। तो लिहाजा अच्छी बात है कि हम उस बहकावे में नहीं है जिस बहकावे में PTI के चेयरमैन आ चुके थे। MQM की तरफ से काफ़ी टाइम पहले से ही मरदमशुमारी की डिमांड रखी जा रही थी, बल्दियाती इंतखाबात में भी हमने देखे काफ़ी टाइम था, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं माना। दूसरी बात ये कि फारूक सदार साहब ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने और मौलाना फजल रहमान ने यकीन दहानी करवाई है कि पीपल्स पार्टी के कान पकड़कर MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करवाए जाएंगे, उनसे मुतालबात मनवाए जाएंगे। देखिए, हमारा कान कोई नहीं पकड़ सकता। हम एक ऐसी जमात है, हम PTI के हिस्सेदार, हम PDM के जो है वो इत्तेहादी जमात भी नहीं है, और हम एक इत्तेहादी हुकूमत का वो हैं। मरदमशुमारी फेडरल का मरकज़ है। हाँ, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ, हम आपके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की है तो शहबाज शरीफ साहब जो है उनके MQM के जो बाकी तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध के हवाले से, सियासी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम इंशाल्लाह बैठ कर आपस में जो हमारे हैं वो हम दूर करेंगे। लेकिन मरदमशुमारी जो है वो फेडरेशन का सब्जेक्ट है, हम तमाम लोगों को मिलकर इस पर काम करें। लेकिन आज अगर हम कहें कि हम मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन डिले करते हैं, फिर इस कमरे में बैठे होंगे और आपके सवालात होंगे, बोलेंगे पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। लिहाजा अब ये टाइम नहीं है कि आप कहें कि जी मैं समझता हूँ कि अब MQM को इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने बल्दियात का इलेक्शन का बाइकआउट किया, वो भी एक मैं समझता हूँ कि गलती थी। आपकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ पार्लियामेंट में, असम्बली में, हर फोरम पर होनी चाहिए ताकि आप अपनी आवाज़ को उठा सकें ना। आप जब बाइकआउट करेंगे तो आप किसी और को स्पेस देंगे। उन्होंने बाइकआउट किया, किसी और जमात को स्पेस दे दी, आज वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते और MQM नज़र नहीं आती। एक साल से आप इत्तेहादी हुकूमत में हैं और तमाम सियासी जमातें जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। अवाम के लिए जो है वो कोई रिलीफ कहा यह जा रहा था कि जैसे इलेक्शन आएगा शायद हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देगी। आज 8 रुपये तकरीबन 7.5 रुपये जो है बिजली महंगी कर दी गई है। उससे कबल जो है पेट्रोलियम मसनूआत को उससे कहा जाता है तेल आएगा तो उसको सस्ता हो जाएगा। अवाम आपकी तरफ देख रही है, इलेक्शन से पहले उस पर कुछ भी देखिए, बिल्कुल मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से। बिजली की भी जो कल रेट बढ़े हैं, कुछ इसहाक डार साहब ने मेहरबानी मेरे ख्याल पिछले नहीं की है, कोई 7 रुपये के नौ पेट्रोल की उसमें मुश्किलात हैं। क्योंकि जब मैंने कहा कि माशी मुश्किलात हमारे, जब हम आए थे मुश्किलात माशी थी। जो IMF के साथ पिछली हुकूमत ने डील की थी उसको उन्होंने ऑनर नहीं किया था, उसकी मुश्किलात थी। क्रेडिबिलिटी की मुश्किलात थी, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे वो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत ने ये काम किया तो आप क्या करेंगे। लोगों को पता है कि क्या मुश्किलात थी क्या नहीं थी।
आप एक तरफ ये देखें कि हम इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाते खुदा न खास्ता तो क्या होता, कुछ ना कुछ मुश्किलात हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, उसको दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला जो है हम कोशिश करें। लोगों को भी पता है हम इस मुश्किलात में जो हुकूमत मिली और इंशाअल्लाह ताला ये मुश्किलात फेज़ वाइज ठीक होंगी। मैं समझता हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि मैं कहूँ कि जी मैं अभी 6 महीने में ठीक कर सकूँगा। मुश्किलात को, इस मुल्क को, वही पॉलिटिकल लीडरशिप क्वालिटीज़ वही होती हैं कि मुल्क को मुश्किलात से निकाले। मुश्किलात हैं और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किलात को जो है हल करेंगे। फैसल भाई, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि PTI के चेयरमैन के खिलाफ काफ़ी अरसे से केसेस चल रहे हैं, वो अदालतों में आ रहे हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि लाडलापन अभी भी कहीं है कि वाज़ेह चीज़ें होने के बावजूद उनको सज़ा नहीं दी जा रही? और ये भी बता दीजिएगा कि आपने ही पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अगर हमें मेज़बानी की वो मौका देंगे तो मार्च जेल तैयार है, तो इस सवाल से कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले ही कह दिया कि जब जिस मुल्क में अदल का निज़ाम ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। और मैं नहीं समझता कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उस पर भी अगर कोई लाडलापन दिखाए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के साथ वो गद्दारी ना करें, क्योंकि 9 मई के वाक़यात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पॉलिटिकल उस पर हो सकता है, सियासी बयानात हैं, सियासी चीज़ें वो हो सकता है, लेकिन 9 मई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो जो अगर लाडलापन दिखा रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि उसको देखें, अदल और इंसाफ का निज़ाम लेके आएँ। आज तो उसका अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उसका बहुत चहेता था, जो मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत चलाता था, आज वो भी कह रहा था कि ये गलत, सब कुछ गलत हुआ। आज वो लोग भी कहते थे जो रेड लाइन क्रॉस नहीं, कि हमारी रेड लाइन है, माथे पे गोलियां खाएंगे। मैंने पहले क्या किया कि वो तो अब वो रेड लाइन छोड़ के एयरलाइन में बैठ चुके हैं और एयरलाइन का सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं ये सबके सामने। आज बताएं ना, कौन आके, पहले तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते 50 लोग आगे तर्जुमानी कर रहे थे, आज कौन आके तर्जुमानी करता है? आज तो उनको अखबार में इश्तिहार देना पड़ता है कि कोई हमें तर्जुमान चाहिए कि हमारी तर्जुमानी करे। आज उनको डिफेंड करने के लिए कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी तैयार नहीं है कि जो 9 मई के वाक़यात को जो है वो डिफेंड करे। लिहाजा इस चीज़ पे जो है मैं समझता हूँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरा सवाल कौन सा? मार्च जेल तैयार। देखिए, मत जेल जो भी है, जब सज़ा होगी, जब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और इस मुल्क को मुतफिक आइन देने वाले शख्स का अदालती कत्ल हुआ, मोहतरमा शहीद ने जेलें काटी। आसिफ अली जरदारी साहब को अगर आप देखें, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म रहे हैं और प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको सज़ाएं हुई, तो इमरान खान साहब को अगर उसके करतूत में उसको सज़ाएँ मिलती हैं और अगर वो जाते हैं सिंध में जाते हैं तो उस वक्त शायद हम, अगर हम हुकूमत में होंगे तो हम कोशिश करेंगे, खिदमत करें। हमारी मेहमान नवाजी सिंध की बड़ी मशहूर भी है, कुछ पहले भी लोग आए हैं उनकी मेहमान नवाजी हुई है, जो यहाँ पर आकर हमें बुरा भला कहते थे, जिन जिन लोगों को गालियाँ निकालते थे, जिनके को क्या क्या लबकात देते थे, उन्हीं लोगों ने फिर उनको नाश्ते भी भेजे और खाने भी दिए। पहले जब वो आम भेजते थे तो लोग वापस कर देते थे कि हमें ये आम नहीं चाहिए, लेकिन नाश्ता जब जेल में जाता था और खाना जाता, ठीक है, हम उस पर कोई तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन ये चीज़ें होती हैं और अगर हमें खिदमत का मौका मिला तो हम करेंगे, अगर निगरान हुकूमत को मिला फिर निगरान हुकूमत जाने वो जाने। गवर्नर का तहफ़्फ़ुज़ात पेश आ रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी जमात ने फैसला किया था कि वो वज़ीर आज़म को इस हवाले से आगाह करें, तो वज़ीर आज़म की जानिब से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि अभी आपने आज एक और मसला सामने लाया है बैंक के हवाले से, तो उनकी जानिब से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? गवर्नर साहब कहता है मैं बेबस हूँ, मैंने तो पहले ही कह दिया। हर कोई कह रहा है मैं बेबस हूँ, तो मैंने सवाल आपके सामने रख दिया कि हुकूमत कौन चला रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब चला रहे होंगे, तो मैं वज़ीर आज़म साहब के सामने मसला रख दिया। पहले भी 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, वहाँ पर इत्तेहादी जमातों ने बहुत रिजर्वेशंस का इज़हार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये काम नहीं है कि हम ओपनली आकर किसी के ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारा एक सिस्टम है, हमने लीडरशिप के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म साहब ने दूर करने की यकीन दहानी करी है। हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस दफ़ा लॉलीपॉप नहीं देंगे। 3 दफ़ा वहाँ पर पेशावर आकर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के लीडरान ने बैठ कर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, वरना फिर इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लेंगे। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में डाकुओं के खात्मे के खिलाफ मतलब नाकाम हो चुकी है और वहाँ पे एक सुपर हाईवे पे धरना भी स्टार्ट है सकड़ में, तो उन लोगों का मुतालबा आर्मी चीफ से वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतालबा नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल आज धरने से पहले भी धरना हुए और उनका ताल्लुक आपके और मेरे इलाके से है। बिटनी ट्राइब के लोगों ने वहाँ पे धरना दिया है। वहाँ पर कच्चे में डाकुओं ने जो है मुख्तलिफ़ लोगों को अगवा किया हुआ है। वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन शुरू है, कुछ लोगों को बाजियाब भी कराया है, पुलिस वालों को बाजियाब कराया है, एक बच्ची को जो उन्होंने अगवा किया था उसको बाजियाब किया है। देखिए, पुलिस की एंगेजमेंट शुरू है, यहाँ पर पुलिस शुरू है कि वो ऑपरेशन भी कर रही है।
वहाँ पर उन्हें लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करना है कि अगर मैं धरना दूँ तो वो या इधर एंगेज होंगे या उधर एंगेज होंगे। डाकू तो चाहते हैं कि हर जगह पे धरने हो, पुलिस वहाँ पर एंगेज हो और ऑपरेशन में एंगेज ना हो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने भाइयों से जो वहाँ पर धरना दे रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप धरना ख़त्म करें। मैं DPO से, मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता था क्योंकि मेरा इलाका है। मैं इस पे मैंने उनके वफूद से मुलाकात की, लेकिन मैं रोज़ाना इस पे वीडियो पैगाम नहीं देना चाहता कि शायद मैं इस पे जो है वो मेरी हर दूसरे दिन IG साहब से भी बात होती है। इरफान साहब वहाँ पर DPO हैं जो कि ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके साथ मेरी रोज़ाना के बेस पे बातचीत शुरू है। हमें सिर्फ ये नहीं, हम कहते हैं जितने भी शहरी वहाँ पर अगवा हैं उन्होंने कई लोगों को रिलीज़ करा भी चुके हैं, उनके भी कुछ लोग पड़े हुए हैं क्योंकि वो जो वहाँ पर जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जिस पे मतलब पुलिस कोशिश कर रही है क्योंकि जंगलात बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑपरेशन बाकायदा शुरू है और हम उम्मीद से कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे जो बेटनी साहब हैं वो भी रिलीज़ होंगे और बाकी जितने भी शहरी हैं वो हमें अपनी पुलिस की टीम पे वहाँ पर जो मौजूद है और जो ऑपरेशन में इरफान साहब जो किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ के DIG जो कर रहे हैं, हमें उन पे एतमाद है कि वो जो है जिस ऑपरेशन में, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी खुशखबरी जो है उन लोगों को मिलेगी जो जिनके बच्चे या जिनके लोग अगवा हैं। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पुलिस को बहुत ज़्यादा जगहों पर एंगेज न करें, उनको ऑपरेशन में एंगेज रहने दें। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने बेघर अफराद को घर मुहैया करने का वादा किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बाकायदा तौर पर इस वादे के मुताबिक इसका आगाज़ कर दिया है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार समेत पंजाब, शिमाल मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बाराई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खित्ता पोटोहार, पंजाब, सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हुई। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले बात करेंगे दालबंदीन की, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी में भी 44, मोहनजोदाड़ो 42, सक्खर और हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल।